back. This is the last lecture for cell biology and biotechnology, that is the 8th chapter of 10th standard. So in this particular lecture we will study about fertilizers, pesticides, organic farming, apiculture and medicinal plants and food processing. ये लास्ट चैप्टर है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो आज का लेक्चर होप सो भी छोटा हो क्योंकि एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। फर्स्ट है आपका फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आपको पता है कि बेसिकली खाद होती है। आप जब अभी कोई भी फार्मर क्रॉप्स उगाता है तो उसको वो यही कोशिश करता है, यही एक्सपेक्ट करता है कि उसकी क्रॉप्स जल्दी से जल्दी उगे, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड दे। तो फर्टिलाइजर्स उस बेसिस में उसकी हेल्प करते हैं कि अगर आपका खाद हो, कोई ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, मैन्योर इन द सेंस खाद या फर्टिलाइजर जिसको आप बोलते हो, वो होती है तो वो नेचर फ्रेंडली रहती है, वो ज़्यादा आपकी क्रॉप्स को हार्म नहीं करती। या वही तरीके से आप अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में फ़र्क होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स को बाई चांस कभी कभी आपकी क्रॉप डिस्ट्रॉय भी कर सकती है या क्रॉप को हार्म भी कर सकती है, या ऐसा हो सकता है कि उस क्रॉप को वो केमिकल सूट कर लिया, पर जब भी वो क्रॉप का जो फूड ग्रेन्स होगा, वो क्रॉप का जो यील्ड आएगा, उसको जब आम आदमी कंज्यूम करने जाएगा तो उसको हो सकता है कि कुछ बीमारी हो सकती है। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का ड्रॉबैक है। वेयर ऑर्गेनिक मैन्योर रहता है तो वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ना ही क्रॉप को हार्म करता है। वो अपना काम करता है कि एक एज अ कैटलिस्ट उस पर्टिकुलर क्रॉप के ग्रोथ में, उस पर्टिकुलर क्रॉप के यील्ड में वो प्रमोशन देता है या उसको स्पीड अप करता है। ये फ़र्क होता है फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल के होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। नेक्स्ट इज योर पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर बेसिकली अनकंट्रोलेबल थिंग इन द सेंस कि चलो अगर एक फार्मर ऑप्शन ले भी लेता है कि उसको ऑर्गेनिकली सब चीज़ें ग्रो करनी है, उसके पास इंसेक्टिवोरस बर्ड्स है, उसके पास फ्रॉग्स है, उसके पास स्नेक्स है, उसके पास अर्थवर्म्स है, फिर भी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कभी कभी वो उतना पूरा ऑप्शन में नहीं रहता कि ये चीज़ें होने के बाद भी कभी कभी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होती है। तो ना चाहते हुए भी उस पर्टिकुलर फार्मर को केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या होती है, वो बायोमैग्निफिकेशन होता है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। समझो आपने एक क्रॉप उगाया, छोटी सी जगह क्रॉप उगाया, पर उसमें केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करवाया। केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करवाने के बाद आपको क्रॉप भले ही अच्छी आई हो, पर हो सकता है कि जो इंसान उस पर्टिकुलर क्रॉप का खाना कंज्यूम करेगा उसको हो सकता है कि बीमारी हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि होता ही है, आई एम सेइंग कि हो सकता है ऐसा, या उसको ऐसा हो कि उस पर्टिकुलर क्रॉप का जो उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट गेन रहता है, उस पर्टिकुलर क्रॉप से उसको जो प्रोटीन्स मिल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, वो नहीं मिलेगा। मतलब आपका क्रॉप खाद मतलब उसका कंजम्पशन ना के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ एक एम्प्टी जार है। तो ये केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रॉब्लम रहता है जो DDT नाम का है, मेथेलियन नाम का है, बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल पेस्टिसाइड्स आते हैं जो आपकी क्रॉप्स के लिए और आपके कंज्यूमर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कि मतलब भले ही वो क्रॉप्स को हार्म ना करे, जैसे मैंने अभी आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया कि वो क्रॉप को हार्म ना करे, पर जब वो क्रॉप के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जब वो पर्टिकुलर खाना कोई कंज्यूम करेगा, वो पर्टिकुलर क्रॉप्स का जो यील्ड रहेगा उसको कंज्यूम करेगा, तो उसको वो पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि समझो अगर आप एक मैंगो गार्डन उगाते हो पर मैंगो पकता नहीं जल्दी, तो आप क्या करते हो, केमिकल्स यूज़ करके मैंगो को जल्दी पका देते हो। तो हो सकता है कि मैंगो सड़ा हुआ निकले, जब वो कंज्यूमर जो आपसे मैंगो लेगा उसको मैंगो सड़ा हुआ मिलेगा या ओवर राइप मिलेगा, या ऐसा होगा कि वो उसने वो मैंगो खाया और उसको कुछ बीमारी होगी। ये एक सेटबैक है या एक पर्टिकुलर ड्रॉबैक है केमिकल पेस्टिसाइड का, जिसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। या फिर इन शॉर्ट जो दूध रहता है, दूध कभी कभी जल्दी फट जाता है, तो उसको केमिकल्स से या दूध को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस केमिकल की वजह से दूध का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, दूध जो पीते हो तुम लोग, उसकी वजह से जो तुमको बॉडी में गुड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, गुड पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स आते हैं, वो नहीं है क्योंकि वो केमिकल मार दिया रहेगा उसको या केमिकल डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई भी क्रॉप उगा रहे हो या कोई भी गार्डन उगा रहे हो फ्रूट्स का, तो उसको कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक वे में, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के बैलेंस के साथ उगाने के लिए। नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो इसी पर्टिकुलर टॉपिक का एक सब मतलब वास्ट टॉपिक है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या कि वो पूरे तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स को एलिमिनेट करने के उनके प्रोसेस में। इन शॉर्ट
when they try to grow the crops, when they try to have a vineyard, when they try to have a fruit garden, they will always try to go for fertilizers which are organic. They will always try to go for pesticides which are organic or natural in every way, या फिर वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिवोरस बर्ड्स रखने की, या इन फ्रॉग्स को पेट करने की, या फिर स्नेक्स को पेट करने की. स्नेक्स रैट्स को बचाते हैं, फ्रॉग्स अलग अलग इंसेक्ट से बचाते हैं, और इंसेक्टिवोरस बर्ड्स जो इंसेक्ट खाती है उससे वो आपके क्रॉप्स को या आपके गार्डन को बचा सकती है. दिस इज़ वन वे. आपके वाइन यार्ड का एग्जाम्पल था, क्योंकि आपकी जो ग्रेप्स रहती है वो ऑर्गेनिकली उगेंगी तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिटिव कंटेंट और फ्रूट कंटेंट बनाएगी. फ्रूट कंटेंट बनाएगी जिसकी वजह से जब उसको आप वाइन में कन्वर्ट करोगे आपके माइक्रोब्स से, तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टेस्ट बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू के साथ बनेगी. नॉर्मली वाइन का न्यूट्रिएंट वैल्यू इतना रहता नहीं है, बट वो हेल्दी रहती है, हेल्थ के लिए अच्छी रहती है. नेक्स्ट इज योर एपीकल्चर. एपीकल्चर इज नथिंग बट काइंड ऑफ स्टडी एंड पेटिंग, और या पेट द बी हाइव्स. आपकी मक्खियाँ जो रहती है, जो हनी को कंट्रीब्यूट करती है, हनी कल्टीवेट करती हैं. तो नॉर्मली पुरानी प्रोसेस क्या है कि आप एक जलती हुई मशाल लो, उसमें से आप हनी को भगा दो, और फिर बाद में आप जो मधुमक्खी का छत्ता है या फिर वो बी हाइव है उसको आप कट करते हो और उसमें से हनी निकालते हो. इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हनी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत सारी मतलब मास किलिंग हो जाती है बीज की. तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि जब आप एपीकल्चर प्रमोट करते हो, एपीकल्चर प्रमोट करने पे क्या होता है कि वो लोग एक बॉक्स के थ्रू बी हाइव्स को बनाते हैं. बॉक्स के थ्रू बी हाइव्स को बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस बॉक्स में से ही बी हनी कल्टीवेट होता है. वो लोग उन्हीं बी हाइव्स में जो बीज रहती है उनको पेट करते हैं. ये एपीकल्चर का परफेक्ट एग्जांपल है. और रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि केरला में एक आदमी ने एपीकल्चर प्रमोट किया, बट उसने साथ साथ उसके मुंह पे ही, मतलब पूरा जो फेस होता है उसके ऊपर पूरा बी हाइव्स का स्टॉक लगाया था. मतलब सारी मधुमक्खियाँ उसके मुंह पर रह रही थी. दैट वाज वन एग्जांपल. थोड़ा वियर्ड है बट ट्रू एग्जांपल है कि एपीकल्चर प्रमोट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिसकी वजह से बीज की भी पॉपुलेशन कम नहीं होगी, बीज मरेंगी भी नहीं, और ना ही ज़्यादा से ज़्यादा हनी डिस्ट्रॉय होगा. नेक्स्ट इज योर मेडिसिनल प्लांट्स. मेडिसिनल प्लांट्स में इंडिया सबसे नंबर 1 कह सकते हो, या इंडिया का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है. इंडिया हैज़ अ वेरी वास्ट बायोडाइवर्सिटी. इंडिया में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत पाए जाते हैं. बस प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम फूड ग्रेन्स या हम हमारे ह्यूमन नीड्स के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है सिर्फ वही उगा के केमिकल्स के थ्रू दवाइयाँ बना के उन्हीं को कंज्यूम करें, जिसकी वजह से मेडिसिनल प्लांट्स को इतना कुछ हम ध्यान नहीं दे रहे, इतना कुछ अटेंशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेट करना बंद कर दिया गया है. जबकि मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और वो कोशिश बोलो जल्दी से जल्दी बीमारी को या डिसीज़ को एलिमिनेट करने में मदद करती है. सो ये भी प्रमोशन जारी है कि आप मेडिसिनल प्लांट्स को कोशिश करो कल्टीवेट करने की, जिसमें आपका नीम आता है, तुलसी आता है, बहुत सारे जो पर्टिकुलर इंडियंस है, हम है, हमारे घर में भी ऐसा होता है कि एक छोटा सा प्लांट होता है, रात रानी का होता है, या तुलसी का होता है, या नीम का होता है. दैट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज उस प्लांट की वजह से आपके घर में थोड़ा गुड वाइब्स भी रहती है. साथ में वो प्लांट का अगर मेडिसिनल वैल्यू रहा तो और भी अच्छा होता है कि आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट इज़ योर लास्ट, फ्रूट प्रोसेसिंग. जो मैंने अभी आपको मैंगो गार्डन के बारे में बताया था वो था. फ्रूट प्रोसेसिंग एंड फूड स्टोरेज इज़ लगभग सेम. इन फ्रूट प्रोसेसिंग यू यूज़ केमिकल्स समटाइम्स टू प्रिजर्व द फ्रूट, कि आप कोशिश करते हो कि ऐसा कुछ केमिकल लेके आओ जिसकी वजह से मैंगोज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीज़न चलते रहे. और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इसका परफेक्ट एग्जांपल आपका माज़ा है, स्लाइस है, आपकी मैंगो आइसक्रीम्स है. आप जब भी देखोगे कोई ना कोई ऐसा आइसक्रीम शॉप या आइसक्रीम पार्लर रहेगा जो मैंगो सीजनल लिखता है. तो वो सीजनल क्यों लिखता है कि जब मैंगो का सीज़न रहता है तब आपको उसकी मैंगो की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट भी अच्छा था. बट जब सीज़न निकल जाता है तो आप नोटिस करोगे कि जब आप वही सेम मैंगो आइसक्रीम खाओगे तो आपको मैंगो का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, या फिर उसका जो स्वीटनर या उसका प्रिजर्वेशन वाला केमिकल या उसका फ्लेवर जो रहेगा
वो ही आपको दिमाग में आएगा और आपको लगेगा कि आप मैंगो आइसक्रीम खा रहे हो। सेम गोज़ फॉर माजा, स्लाइस एंड फ्रूटी, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोग 3 महीने में ही पूरे साल का प्रोडक्ट बना देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। बट ये भी बोलते हैं ना कि एक तरफ से एक रॉन्ग थिंग है कि अगर आप चलो बना रहे हो तो अच्छी बात है, बट उसमें अगर आप मतलब एक बोल सकते हैं कि 12 महीना या 1 साल प्रिजर्व होने जितना जूस बना रहे हो, मतलब क्या आप उसमें कोशिश करो कि ऐसे पर्टिकुलर केमिकल्स, ऐसे पर्टिकुलर स्वीटनर या प्रिजर्वेटिव्स डालो जिसकी वजह से उस जूस का शेल्फ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाता है। शेल्फ लाइफ मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टिक सकता है। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसमें भी लिखा रहता है, आपकी जो डेयरी मिल्क चॉकलेट रहती है उसमें भी फ्रूट्स रहते हैं, उसमें भी लिखा रहता है कि डेयरी मिल्क चॉकलेट को आप एक हद तक कंज्यूम कर सकते हो। हद तक इन द सेंस, या उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ्ता या 6 दिन या 5 दिन आप फ्रिज में रखो, और उसमें लिखा भी रहता है कि अगर आप ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रखोगे और हो सकता है उसके ऊपर एक वाइट लेयर बन जाए, जो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हार्मफुल नहीं है, पर वाइट लेयर बन जाती है। दैट इज़ वन परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपका जो चॉकलेट है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी खा सकते हो वो हार्मफुल नहीं रहता, पर वो इंडिकेशन भी रहता है कि आपका चॉकलेट अभी ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाला, या आपका चॉकलेट अभी ज़्यादा दिन तक अच्छा खाने लायक नहीं रहेगा। दिस इज़ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग। फ्रूट प्रोसेसिंग में आपके मॉल्स में जो फ्रूट्स रहते हैं, कभी कभी उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज में इसलिए रखा जाता है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा से ज़्यादा दिन टिक जाते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन नहीं टिकते कोल्ड स्टोरेज में, तो उसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, या फिर उसका कुछ अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे आम की आई डोंट नो व्हाट टू से, आम की पपड़ी आती है जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होती है, ट्रेन्स में बिकती है, स्टेशंस पे रहती है, तो वो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है कि फ्रूट प्रिजर्वेशन का या फ्रूट प्रोसेसिंग का, कि आप उस पर्टिकुलर फ्रूट को आइसोलेट करके आप उसको कोई और शेप दे देते हो, उसकी ही कोई और एक प्रोडक्ट बना देते हो, जिसका मतलब बोल सकते हैं कि अगर आप चॉकलेट ले रहे हो तो चॉकलेट कुछ कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि चॉकलेट जो रहती है वो उनको सिर्फ एज अ चॉकलेट खाने को पसंद आती है, पर अगर आप उस चॉकलेट की आइसक्रीम बना दोगे, या उस चॉकलेट को आप हर्शीज़ में कन्वर्ट करोगे, या उस चॉकलेट को आप किसी और चीज़ में कन्वर्ट करोगे, तो उनको नहीं पसंद आएगा। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको इस पर्टिकुलर पूरे लेसन में या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।